मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। ईडी केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी आज सीबीआई केस में आगे की सुनवाई करेगी। वहीं सीबीआई ने पहली बार अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया। कल ये चार्जशीट आई थी, आपको याद होगा। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आया है। तो जो मूल प्रश्न है दोनों ही सूरतों में ये कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पत्नी की तबीयत खराब है और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज, थोड़ी डिटेल साझा कीजिएगा, राहत या फिर नहीं? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का जो रोल है आबकारी नीति मामले में, उसमें सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की वो रडार पर हैं और सीबीआई वाले केस में जो जमानत अर्जी है उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके अलावा ईडी की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है उसमें निचली अदालत से फैसला आना है शाम 4 बजे। तो हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि निचली अदालत में सीबीआई की ओर से जो केस दर्ज किया गया था उसमें मनीष सिसोदिया के अलावा जो बाकी सह आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई थी। और ईडी वाले केस में इस लिहाज से उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर मामला चलता है तो उसमें अदालत में 2 शर्तें भी होती हैं जमानत की, जिन पर अदालत को कन्विंस होना पड़ता है आरोपी को। वो ये कि कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करना होता है कि न तो वो इस मामले में शामिल है और न ही जमानत पर छूटने के बाद वो आगे कोई इस तरह का अपराध करने वाले हैं। तो पीएमएलए के तहत जब केस चलता है, जो जमानत की शर्तें कहीं ज्यादा सख्त होती हैं, तो इस लिहाज से भी कानूनी तौर पर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं मनीष सिसोदिया की। हालांकि देखना होगा कि शाम 4 बजे कोर्ट का क्या आदेश आता है। और सीबीआई वाला जो केस है, जो कि जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसमें इस मामले को लेकर के आगे जी है रखी जाएंगी। आज फैसला आने की उम्मीद हाई कोर्ट से नहीं है। अरविंद, हमने पिछली दलीलें सुनी थी। देखिए, 2 चीजें हो रही हैं, आप इसको और थोड़ा सा हमें कानूनी प्रक्रियाओं को समझाएंगे हमारे दर्शकों को। एक तो ये कि चार्जशीट में नाम आ गया है, जो कि अब से पहले नहीं था। हमने कल भी इस खबर पे बात की थी और कल ही चार्जशीट में नाम आता है, ये एक पहलू। दूसरा ये कि जब जमानत मांगी गई तो एक ग्राउंड ये दिया गया कि पत्नी की तबीयत खराब है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा। लेकिन इस बार पत्नी अस्पताल में एडमिट है। तो क्या ये 2 चीज़ें, एक तो नुकसान पहुंचाने वाली लगती है जो चार्जशीट में नाम आना, दूसरा पत्नी वाला जो पहलू है तबीयत खराब होने वाला, ये थोड़ा सा समझाएगा। संभावनाएं है कि इस पर भी दलीलें होंगी जरूर। देखिए, पत्नी की जहां तक खराब स्वास्थ्य की बात है, ये सीबीआई ने इस दलील का विरोध किया है और उनका ये कहना है कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया 18 महकमों का भार संभालते रहे हैं, वो पहले भी घर से बाहर रहे हैं और तब भी दूसरे लोग उनकी पत्नी की देखभाल करते रहे हैं। और ये कहना कि पत्नी का खराब स्वास्थ्य है, ये आधार नहीं हो सकता कि किसी मामले में जांच की दिशा को रोक दिया जाए, जांच को रोक दिया जाए। तो इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया है। हालांकि निचली अदालत में जब ये मामला चल रहा था और निचली अदालत का जो आदेश था उसमें भी इस दलील पर निचली अदालत ने सवाल खड़े किए थे। सवाल 2-3 महत्वपूर्ण है। जमानत अर्जी पर जब सुनवाई होती है तो जांच एजेंसी कोई भी हो, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, ये बात अहमियत रखती है कि क्या जमानत मिलने की सूरत पर जांच प्रभावित हो सकती है। क्या इस बात की आशंका है कि अगर जमानत मिलती है तो आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या किसी भी रूप में जांच को प्रभावित कर सकता है। किसी केस में क्या रोल है, ये तो ट्रायल के बाद तय होता है, लेकिन जमानत पर विचार करते हुए कोर्ट प्राइमा फेसी इन बिंदुओं को देखता है कि क्या जमानत का अधिकारी कोई आरोपी है या नहीं। और इसी मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की दलील है कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल रहे हैं। कैबिनेट नोट से जुड़ी जो फाइल है वो उन्होंने उन्होंने पेश नहीं की। अरविंद, बहुत शॉर्ट में एक चीज बता दीजिएगा। अरविंद, बहुत शॉर्ट में, ये जो चार्जशीट में नाम आया, ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है या नहीं?
देखिए, चार्जशीट दायर करना इसलिए जरूरी था सीबीआई की तरफ से क्योंकि जो 60 दिन की समय सीमा थी वो खत्म होने वाली थी, और अगर एक निश्चित समय सीमा के अंदर सीबीआई चार्जशीट दायर नहीं करती और चूंकि जमानत अर्जी पेंडिंग थी, तो ऐसी सूरत में वो एक डिफॉल्ट बेल के अधिकारी बन जाते। तो ऐसे में जांच एजेंसी नहीं चाहती थी कि ये तकनीकी आधार उनके पक्ष में जाए, इसलिए शायद 58 दिन के बाद ही गिरफ्तारी के चार्जशीट दायर कर दी गई, और ये डिफॉल्ट बेल का जो अधिकार उनको मिल सकता था वो एक तरीके से उनसे छीन लिया गया जांच एजेंसी की तरफ से। ठीक है अरविंद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारी नजर इस पर रहेगी।